इसी तरह मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव आदि धार्मिक स्थलों को कृष्णा सर्किट में शामिल किया जाएगा और कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम आदि धार्मिक स्थलों को कृष्णा सर्किट बौद्ध सर्किट में शामिल किया जाएगा। महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें हस्तिनापुर, कांपिल्य, बरसाना, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा और लाक्षागृह जैसे स्थानों का चयन किया गया है। शक्तिपीठ सर्किट के तहत अष्टभुजा को देवीपाटन, नैमिषारण्य, माँ ललिता देवी, माँ ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी को सहारनपुर से शिवानी देवी, चित्रकूट और शीतला माता मऊ तक ले जाने वाली विंध्यवासिनी देवी का विस्तार किया जाएगा। थीम आधारित पर्यटन। थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार वर्तमान में रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, वाइड और इको टूरिज्म सर्किट जैसे मेगावाट सर्किट विकसित कर रही है आदि। यह पर्यटकों को उनके पसंदीदा स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे वे विचलित हुए बिना एक ही बार में अपने वांछित या प्राथमिक स्थान पर जा सकेंगे। रामायण सर्किट। अयोध्या, बिठूर जो कि कानपुर है अब, बिचेथुआ, महावीरन, सुल्तानपुर, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर। बौद्ध सर्किट। कपिलवस्तु, श्रावस्ती, अतरंजी खेड़ा जैसे एटा, संकीसा, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर, देवदह यानी कि महाराजगंज, ये सब बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड सर्किट में चरखारी, महोबा, चित्रकूट, कालिंजर, झांसी, ललितपुर, देवगढ़, बांदा, हमीरपुर, जालौन बुंदेलखंड सर्किट में आता है। वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बखिरा अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, हसीनापुर वन्य जीव अभयारण्य आदि। इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा नामित अन्य वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। बौद्ध कॉन्क्लेव 2021 में श्रीलंका के 3000 राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षुओं और 150 अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। बुंदेलखंड सर्किट, बौद्ध सर्किट, वन्य जीवन सर्किट एवं अन्य परिपथों का रेडियो जिंगल, मोबाइल ऐप, डिजिटल वेब बैनर, समाचार पत्र विज्ञापन, आउटडोर मीडिया, सोशल मीडिया एवं वेबसाइट, गतिशील बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा मई 2022 पर सारनाथ, वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती और संकीसा में एक भव्य बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रसाद योजना। पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के तहत 12 शहरों को विकसित करने की योजना की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के 2 स्थल मथुरा और वाराणसी को भी सम्मिलित किया है। अन्य स्थल हैं अजमेर राजस्थान, अमरावती आंध्र प्रदेश, अमृतसर पंजाब, द्वारका गुजरात, गया बिहार, कामाख्या असम, कांचीपुरम तमिलनाडु, केदारनाथ उत्तराखंड, पुरी ओडिशा और वेल्लाकन्नी तमिलनाडु। प्रसाद के बारे में। तीर्थयात्री कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान प्रसाद पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है, जिसे 2014-15 में पूरे देश में तीर्थ स्थलों की पहचान करने और विकसित करने और धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए शुरू किया गया था।
यह एक केंद्र पोषित योजना है। हेरिटेज आर्क। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हेरिटेज आर्क विकसित कर रही है। हेरिटेज आर्क आगरा, जयपुर, दिल्ली, त्रिभुज के तर्ज पर आगरा, लखनऊ और वाराणसी के शहरों को कवर करता है। यह राज्य के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आयामों को इसके आसपास के सुंदर और जीवंत समाज के रूप में करीब से देखने की अनुमति देता है। हेरिटेज आर्क पर यात्रा करने से जीवन के विभिन्न आयामों और प्राकृतिक सुंदरता का एक संपूर्ण अवलोकन मिलता है। यह ऐतिहासिक स्मारकों, वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण, अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन, तीर्थस्थलों और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने वाले कई प्रतीकों और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। यह विचार 2014 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश द्वारा आया था। ताजमहल आगरा का प्रमुख विरासत स्थल था। लखनऊ में रूमी दरवाजा, घंटाघर और अन्य स्मारकों पर समुचित रोशनी की जाएगी। वाराणसी में घाटों, मार्गों और ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हेरिटेज आर्क संबंधित आकर्षण आगरा, फतेहपुर सीकरी, चंबल, सेंचुरी, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, देवश्री, दुधवा, कतरनिया घाट, वन्य जीव पर्यवेक्षक, नैमिषारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। यूपी में नाइट सफारी। सिंगापुर की दुनिया की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग देश की पहली नाइट सफारी राजधानी लखनऊ, यूपी के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आयामों को करीब से दिखाते हुए में शुरू करेगा। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के वन अभयारण्यों के बाहर अनुमन्य क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना सुविधाओं के विकास एवं प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इको टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कार्यकारी समिति जिम्मेदार होगी। राष्ट्रीय पर्यटन नीति। पर्यटन पर एक राष्ट्रीय नीति पर्यटन क्षेत्र के महत्व और देश के पर्यटन विकास उद्देश्यों पर प्रकाश डालती है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। नैतिक नीति का उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से अस्थायी तरीके से रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए पर्यटन क्षेत्र के प्रत्यक्ष और गूढ़ प्रभावों का दोहन करना है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति के उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन के रूप में स्थापित करना, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और ग्रामीण पर्यटन को गति प्रदान करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के प्रत्यक्ष और गूढ़ प्रभावों का लाभ उठाना। राज्य सरकार निजी क्षेत्र और अन्य एजेंसियों के साथ साझेदारी में भारत की अनूठी सभ्यता
विरासत और संस्कृति के आधार पर एकीकृत पर्यटन सर्किट बनाना और विकसित करना। गरीब हितैषी पर्यटन विकास परियोजना। विश्व बैंक की सहायता से गरीब हितैषी पर्यटन विकास परियोजना एक अभिनव परियोजना है जिसके तहत राज्य के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों आगरा और ब्रज क्षेत्र का विकास, स्थानीय लोगों की गरीबी उन्मूलन और चिन्हित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों स्थलों पर रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। इसमें बुनियादी पर्यटन सुविधाओं को बनाने और विकसित करने के लिए एक प्रणाली है। परियोजना की कुल लागत 371.43 करोड़ रुपए यानी कि 50.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 70% विश्व बैंक और 30% राज्य सरकार वहन करेगी। आगरा में शाहजहां पार्क एवं मेहताब बाग, कचपुरा तथा वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर क्षेत्र का पर्यटन विकास कार्य जनवरी 2018 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना में बुद्धा सर्किट के अंतर्गत सारनाथ एवं कुशीनगर के विकास कार्य किए जा रहे हैं। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2022 में भागीदारी। राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित मेलों और त्योहारों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए दुबई में आयोजित किया गया। इस आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाओं की और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति 2018 के तहत एक प्रस्तुति दी गई। लखनऊ कपिलवस्तु एवं प्रयागराज हेलीपोर्ट। लखनऊ जिले में रमाबाई अंबेडकर स्थल के सामने पीपीपी मोड़ पर पक्के हेलीपैड, कपिलवस्तु एवं प्रयागराज हेलीपोर्ट के विकास एवं संचालन की प्रक्रिया जारी है। पर्यटन पुलिस बल। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन पुलिस बल का गठन किया गया है, जहां 130 पर्यटन पुलिस कर्मी कार्यरत हैं और पर्यटकों को सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पर्यटन पुलिस बल की आवश्यकताओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन पुलिस बल की संख्या 130 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है, जिसमें 200 महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। आगे की राह। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए सड़कों, रेल मार्गों, होटलों का निर्माण आवश्यक है। आंतरिक और कम यात्रा वाले स्थानों में पर्यटक सुविधाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थलों के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए संतुलन आवश्यक महत्वपूर्ण है। सरकार को पानी की कमी, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य संबंधित चुनौतियों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आगंतुकों के लिए पर्यटन स्थलों को ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। कौशल विकास पहलों को बढ़ाया जाना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र में छोटे कस्बों में आजीविका के बहुत सारे अवसर प्रदान करने की क्षमता है। भारत आने वाले पर्यटकों को एक मुद्रित गाइड या पुस्तिका जारी की जाएगी, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों, आवास, उन तक कैसे पहुंचा जाए आदि का विवरण होगा। आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। टिकाऊ पर्यटन। विश्व पर्यटन संगठन टिकाऊ पर्यटन को पर्यटन के रूप में परिभाषित करता है, जो अपने वर्तमान और भविष्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का पूरा हिसाब रखता है। आगंतुकों, उद्योग,
पर्यावरण और मेजबान समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करता है। पर्यटन को बढ़ावा देने और गंतव्य क्षेत्रों के भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। जल संकट, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए हरित और सतत पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नीति आयोग के न्यू इंडिया @75 दस्तावेज में भारत में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, 1 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत वाले होटल, रिजॉर्ट, उपकरण और पार्क को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करना चाहिए। पर्यटक सर्किटों का निर्माण, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी इलाहाबाद से फरक्का बैराज तक के पूरे खंड को पूरी तरह से नौगम्य बनाकर नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना। सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी परिभ्रमण को बढ़ावा देना। उदाहरण, इलाहाबाद से फरक्का बैराज तक कौशल विकास, पर्यटन उद्योग, आवास, भोजन और सामग्री को सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय समुदायों को छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका उत्तर प्रदेश में पर्यटन एक उभरता उद्यम है, एक रोजगार सृजक है, देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक विशाल स्रोत है और एक वित्तीय गतिविधि है जो आसपास और मेजबान समूहों को सक्षम बनाती है। पर्यटन हमेशा मौज मस्ती, मनोरंजन, शारीरिक स्फूर्ति या बौद्धिक कायाकल्प नहीं होता है। यह गरीबी को खत्म करने, बेरोजगारी को खत्म करने, सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और विभिन्न परंपराओं की धाराओं को आपस में मिलने और मिलाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी काम करता है। टूरिस्ट सर्किट, थीमेटिक बेस्ड टूरिज्म और हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश में उत्तर में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। भारत सरकार की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पहल जैसे अतुल्य भारत और अतिथि देवो भव का उद्देश्य विकास को एक केंद्रित प्रोत्साहन प्रदान करना है। चैप्टर 19 उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, इसके मुद्दे एवं इसका समाज में रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो पहला जो टॉपिक है नवाचार। नवाचार का शाब्दिक अर्थ है नव प्लस आचार अर्थात नया आचरण व्यवहार। नवाचार वह नवीन आचरण एवं परिवर्तन है जो पूर्व की स्थिति में नवीनता लाए। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है, जैसे नई विधि, नई तकनीक, नई कार्य पद्धति, नई सेवा, नया उत्पाद आदि। इसमें नए अवसरों की पहचान करने और अद्वितीय एवं प्रभावी तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मकता, समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच का अनुप्रयोग शामिल है। यह दक्षता, उत्पादकता, लाभप्रदता और विकास को बढ़ाने की कुंजी है और अक्सर आर्थिक विकास और प्रगति में प्रमुख योगदान देता है। नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। नवाचार की परिभाषा, भोला HS, नवाचार एक प्रत्यय है, एक अभिवृत्ति है, कौशल युक्त एक उपकरण है अथवा दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्त
व्यक्ति ने या संस्कृति ने व्यवहारिक रूप से आत्मसात न किया हो। एमबी माइल्स नवाचार सोच समझकर किया जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है, जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावकारी समझा जाता है। यूनेस्को नवाचार एक नूतन विचार का प्रारंभ है। यह एक प्रक्रिया या तकनीक है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीक के स्थान पर किया जाता है। यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, वरन इसका क्रियान्वयन और निर्माण परीक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 7 वर्षों में यह बड़ी प्रगति है, जब भारत की रैंकिंग में 41 स्थान का सुधार हुआ है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष पहले स्थान पर कायम है। अमेरिका दूसरे स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII विश्व बौद्धिक संपदा और संगठन वीपो द्वारा जारी किया जाता है। नवाचार की विशेषता। नवाचार को सामान्यतः नए विचारों के निर्माण की संज्ञा दी जाती है। नवाचार की उत्पत्ति का कारण आवश्यकताएं होती हैं और परिस्थिति भी इसकी उत्पत्ति हेतु सहायक होती है। यह लक्ष्य की प्राप्ति को आसान बनाने का खोजपूर्ण स्वरूप है, जो नवीन परिवर्तन को जन्म देता है। इसमें प्रायः विशिष्टता एवं विशेष गुणवत्ता वाले तत्व विद्यमान होते हैं, जो परंपरागत परिस्थितियों से अलग होते हैं। इसका जन्म क्रिया के दौरान दार्शनिक विचारों की गहनता से होता है। यह विद्यमान परिस्थितियों में सुधार लाने का दूतक प्रयास होता है। उत्तर प्रदेश में नवाचार क्यों आवश्यक है? देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश एक आर्थिक रूप से पिछड़ा और जनाकुल राज्य है। राज्य की बहुतायत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। राज्य में शिक्षा का स्तर भी निम्न है। अगर विभिन्न समुदायों के स्तर पर देखा जाए तो शिक्षा में काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। राज्य में बेरोजगारी दर भी अधिक है। क्षेत्र और वर्ग के आधार पर देखा जाए तो इसमें और अधिक असमता देखने को मिलती है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या युवा और कार्यशील समूह के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराना एक कठिन कार्य है। रोजगार के अवसर की अनुपलब्धता के कारण युवा वर्ग के गैर कानूनी कार्यों में संलग्न होने की संभावना में वृद्धि होती है। बेरोजगार युवाओं को अपराध, नशाखोरी, तस्करी जैसे कार्यों में संलग्न हो जाने का खतरा रहता है, तो जो राज्य के लिए चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। ऐसे युवा समाज के समरसता के लिए भी बाधा उत्पन्न करते हैं। राज्य में विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना का भी अभाव है। अवसंरचना अभाव और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण राज्य के सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि जैसे आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया। भारत नवाचार सूचकांक में 6.18 के अंक के साथ उत्तर प्रदेश ने ज्ञान प्रसार में राष्ट्रीय औसत 5.81 से अधिक का अंक हासिल किया है। नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वें स्थान पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश का 2020 में इस सूची में 9वां स्थान था। इन हालातों से निपटने के लिए विविध क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को प्रगति की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। राज्य में सड़क, बिजली, पानी और संरचना, कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। इससे राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से लोगों को कौशल युक्त करके रोजगार के नए अवसर का सृजन किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि किया जा सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराया जा सकता है। नवाचार के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों को लक्षित वर्गों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। नवोन्मेष, रचनात्मकता और जन उद्यमशीलता सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नई गति प्रदान कर सकते हैं। यह महिलाओं और युवाओं सहित सभी के लिए अवसरों का विस्तार करते हुए आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का उपयोग कर सकता है। यह गरीबी उन्मूलन और भूखमरी के उन्मूलन जैसी कुछ सबसे गंभीर समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है। मानव रचनात्मकता और नवाचार दोनों व्यक्तिगत और समूह स्तरों पर 21वीं सदी में राष्ट्रों की सच्ची संपत्ति बन गए हैं। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और 17 एसडीजी मानव इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी विकास एजेंडा को प्राप्त करने के लिए रचनात्मकता और नवाचार दोनों की आवश्यकता है। हरित प्रौद्योगिकियां, जो छोटे कार्बन फुटप्रिंट्स के साथ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती हैं, बढ़ रही हैं और बढ़ते आर्थिक अवसर प्रदान कर रही हैं, लेकिन कई विकासशील देश निर्णायक कार्यों के बिना उन्हें खो सकते हैं। अपनी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 के माध्यम से UNCTAD सरकारों से पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और औद्योगिक नीतियों को संरेखित करने का आह्वान करता है। राज्य सरकार महत्वाकांक्षी एवं नवाचारी योजनाओं के माध्यम से राज्य को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में राज्य विकास के संक्रमणशील दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश भारत के एक पिछड़े और बीमारू राज्य से आर्थिक विकास की केंद्र बनने के लिए अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में नवाचार का उद्देश्य आर्थिक विकास का केंद्र बनना। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। देश में विकासोन्मुख आर्थिक विकास को साकार करने और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। नवाचार के माध्यम से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को तीव्र किया जा सकता है। रोजगार इच्छुक से रोजगार सृजकों की ओर बढ़ना। वह राज्य जो अतीत में गंभीर बेरोजगारी के मुद्दे का सामना करता था, वहाँ सार्थक रोजगार सृजित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है। नवाचार के माध्यम से लोगों को बेहतर शिक्षा और बाजार मांग के अनुसार कुशल मुहैया कराया जा सकता है। शिक्षित और कौशल युक्त युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन, अधिशेष श्रम को प्राथमिक क्षेत्र से उद्योगों और सेवाओं में स्थानांतरित करना, इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित करने के लिए नवाचार का अनुकरण करना महत्वपूर्ण है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जा सकता है। पलायन और ब्रेन ड्रेन पर नियंत्रण। उत्तर प्रदेश परंपरागत रूप से एक ऐसा राज्य रहा है जहां से लोगों का ज़्यादा पलायन हुआ है। राज्य के लोग देश से बाहर और देश के अंदर विभिन्न राज्यों में नौकरी और रोजगार के अवसर की तलाश में पलायन करते रहे हैं। इसलिए राज्य के लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने और ब्रेन ड्रेन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता है। समाज कल्याण का उद्देश्य विशेष रूप से वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का फल हमेशा लोगों की सामाजिक भलाई के लिए एक सकारात्मक शक्ति रहा है। एक आर्थिक
रूप से सक्षम, शिक्षित, स्वस्थ और कौशल युक्त युवा राज्य और समाज के लिए संसाधन के रूप में कार्य करते हैं।